हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोटेक जर्न में। तो आज हम बात करेंगे कि कक्षा 12वीं में की जो हमारा पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी अध्याय दूसरा चल रहा था, यानी भाग नंबर 6 है। हमने पिछले लेक्चर यानी भाग नंबर 5 में पढ़ा था कि पुष्प का मादा भाग यानी जयांग क्या होता है, जिसे स्त्री केसर भी बोलते हैं, और बीजांड या गुरु बीजाणु धानी पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, तो हमारा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी आज हमारा भाग 6 है। ठीक है, भाग 6 और हमारा अध्याय दूसरा अध्याय दूसरे का है। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि बीजांड का परिवर्धन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। ठीक है, बीजांड का परिवर्धन इसमें पढ़ेंगे हम। बीजांड का परिवर्धन, बीजांड का परिवर्धन वो गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, इन चीज के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि बीजांड क्या होता है। बीजांड जो होता है हमारा पुष्प का मादा भाग के अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, और बीजांड के ऊपर यानी उसके बाहर परतें पाई जा रही थी, जिसमें दो परतें मिल रही थी, एक बाह्य अध्यावरण, एक अंतःध्यावरण। ठीक है, और इनका विकास कैसे होगा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यानी विकास का मतलब बीजांड के अंदर कोशिका जो बनी थी, जिसे सहायक कोशिका, प्रतिबिंब कोशिका, अंड कोशिका और द्वितीय ध्रुव या द्वितीय केंद्रक बोल रहे थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी कोशिका बना रही है, कितने विभाजन हो रहा है, कौन सी कोशिका बना रही है। ठीक है, और हमारा आता है गुरु। जहां शब्द आ जाए गुरु, देखिए गुरु, महा और दीर्घ, ये हमारा तीनों के तीनों शब्द किससे संबंधित है। ये हमारा शब्द तीनों तीनों संबंधित है किससे, मादा से। जहां ये तीनों शब्द आ जाए गुरु, महा, दीर्घ, ये हमारा तीनों शब्द मादा ही से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे बीजाणु। बीजाणु का मतलब कुछ बनाना, बीज बनना। ठीक है, कुछ बनना, बीज बनना। और जनन का मतलब क्या होता है, जनन का मतलब होता है उत्पत्ति, निर्माण, अपने समर बनाना। ठीक है, विकास होना। यानी गुरु बीजाणु यानी किसी मादा युग्मक का विकास हो रहा है। कैसे विकास हो रहा है, कौन सी कोशिका बना रही है, कौन सा विभाजन हो रहा है, और कोशिका विभाजन से कितने कोशिका बन रहे हैं, कितने नष्ट हो रहे हैं, कितने नए बन रहे हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आता है बीजांड का परिवर्धन। बीजांड का परिवर्धन हमने बताया कि बीजांड पुष्प का अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, बीजांड में हमारा क्या होता है, बीजांड में हमारा दो परतें पाई जाती है बीजांड के चारों तरफ, जिसे हम बाह्य अध्ययन अंतःध्ययन बोलते हैं। इतना तक हमें जानते हैं। और इसमें देखेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। गुरु बीजाणु जनन यानी गुरु बीजाणु जनन का मतलब यही कि मादा युग्मक कैसे बन रहा है। ठीक है, गुरु मादा युग्मक कैसे बन रहा है। और हम देखेंगे कि गुरु बीजाणु का परिभाषा क्या होगा। गुरु बीजाणु का परिभाषा क्या होगा, अगर हमारे एग्जाम में या बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो गुरु बीजाणु का मतलब होता है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना या उनकी रचना क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन। या हम एक और सिस्टमैटिक ढंग से कुछ बता सकते हैं इनके बारे में, गुरु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, कि भ्रूण कोश या बीजांड के परिवर्धन को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या, भ्रूण कोश या बीजांड के परिवर्धन को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन को मादा युग्मक भी बोल सकते हैं। अभी आपको एक संरचना के द्वारा बताऊंगा, पहले हमारी बातों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी पुष्प के अंडाशय के अंदर एक बीजांड पाया जाता है। ये ठीक है, बीजांड के बाहर क्या पाया जा रहा था, दो अध्यावरण, अंतःध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, तो हमको पता है। और हमने देखा था कि इनके अंदर कोशिका थी।
कौन कौन सी कोशिका थी? बीजांड का है, बीजांड के अंदर बहुत सारे हमारे मृद ऊतक कोशिका थी, ठीक है। मृद ऊतक कोशिका कुछ आकार में बड़ी हो जाती है, ठीक है, और कुछ कोशिका बना लेती है, पतंग कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ये तो हमको पता है। लेकिन हम पढ़ेंगे बीजांड का विकास कैसे हो रहा है, यानी बीजांड के अंदर क्या होता है। बीजांड का, बीजांड काय में हमारे मृद ऊतक कोशिका होती है। उन मृद ऊतक कोशिकाओं में एक कोशिका जिसे हम अधस्तरीय कोशिका बोलते हैं, यानी हाइपोडर्मस सेल, वह क्या होती है, आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में जैसे ही वो कोशिका बड़ी होती है तो उनका कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है, उनका केंद्रक बड़ा और स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रपशु कोशिका, यानी आर्चिस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब प्रपशु कोशिका में हमारा समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जब भी होता है तो समझ लीजिएगा एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो समझ लीजिए एक कोशिका से चार कोशिका बनती है, और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो समझ लीजिए ये युग्मक के निर्माण के समय ही बनता है, ठीक है। इतना समझ लीजिएगा, हमेशा अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के ही समय बनता है, ठीक है। तो समसूत्री विभाजन होकर हमारा दो कोशिका बनाता है, एक बाहर की तरफ यानी बीजांड के निभाग की तरफ होता है जिसे हम प्राथमिक भित्ति कोशिका, और एक अंदर की तरफ यानी बीजांड का के अंदर एक कोशिका बनता है प्राथमिक भित्ति कोशिका के थोड़ा नीचे, जिसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। अब प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बना लेती है, बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बना लेती है। और वो कोशिकाएं समूह जब बना लेती हैं तब एक नई कोशिका बना लेती हैं। लेकिन प्राथमिक भित्ति कोशिका कभी कभी बिना समसूत्री विभाजन के ही नए कोशिकाओं को बनाती हैं और कुछ वैसे ही रह जाती हैं। लेकिन जो सबसे प्राथमिक भित्ति कोशिका जो नीचे हमारे कोशिका पाया जा रही थी यानी बीजाणु जन कोशिका, वह बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। क्या? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। अब यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये समझ लीजिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अब हमारा अर्धसूत्री विभाजन होगा। हमने बताया है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमारा क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे हमारा एक कोशिका से चार कोशिका बनेगी, ठीक है। चार अगुणित कोशिका बनेंगी जिसमें से तीन अगुणित कोशिका अल्प विकसित होती हैं और नष्ट हो जाती हैं, और शेष जो एक कोशिका बचती है वही हमारा क्रियाशील होती है। क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु जो निभाग की तरफ होती है वही हमारा विकास करके परिवर्धन करके भ्रूण कोश या मादा युग्मक उद्भिद में परिवर्धन होता है, ठीक है। यही हमारा ये हमारा पूरे हेडिंग के बारे में यही बताया गया है। अब हम इनको चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। हमने बताया कि एक बीजांड है, ठीक है। हम छोटे से संरचना में लिखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बीजांड है, ठीक है। ठीक है, एक बीजांड है, इसे हम बोलते हैं क्या, निभाग। इसे क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, माइक्रोफिल, बीजांड द्वार। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बीजांड। क्या है, बीजांड, यानी ये हमारा बीजांड है, ठीक है। अब ये बीजांड का जो हमारा जहां साधारण निकलता है उसे निभाग बोलते हैं, और जहां पर जो छिद्र बना है उसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, ठीक है। अब इन बीजांड के अंदर यानी जो बीजांड का है, इनमें कुछ मृदु ऊतक कोशिका का समूह होता है, मृदु ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक है। ये हमारा मृदु ऊतक कोशिका का समूह है, ठीक है। इस तरह से बना दे रहे हैं, ठीक है। मृदु ऊतक कोशिका का समूह होता है। अब इन्हीं मृदु ऊतक कोशिकाओं में से हमारा एक कोशिका आता है अधस्तरीय कोशिका यानी हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। अब हम इसके आगे की संरचना को बनाते हैं, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट में करके हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है, ये ठीक, ये हमारी संरचना है। अब ये जो हमारा मृदुतक कोशिका है, हमने बोला कि इसमें अधास्तरी कोशिका होती है जो आकार में बड़ी हो जाती है। ये हमारा अधास्तरी कोशिका है। इसे क्या बोलेंगे? अधास्तरी कोशिका, अस्तरी कोशिका, अधास्तरी कोशिका। ये हमारा निभाग है, ये निभाग है, ठीक है, निभाग है। ये हमारा बीजांड द्वार है। क्या है? बीजांड द्वार, ठीक है, ये हमारा बीजांड है, आपको पता है, ठीक है। अब ये जो अधास्तरी कोशिका है, इनका जो कोशिका द्रव है वो सघन हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और जो हमारा इसमें केंद्रक होता है वो केंद्रक बड़ा हो जाता है और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। आपको देखिए ये केंद्रक स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इन केंद्रक में हमारा होगा क्या? इन केंद्रक में यानी जो अधास्तरी कोशिका है, इन अधास्तरी कोशिका को हम बोलेंगे क्या? परपस्सु कोशिका भी बोलते हैं, परपस्सु कोशिका बोलेंगे। क्या? परपस्सु कोशिका, परपस्सु कोशिका, ठीक है। अब यह परपस्सु कोशिका में हमारा होगा समसूत्री विभाजन। इसमें होगा हमारा परपस्सु कोशिका में, परपस्सु कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। समसूत्री विभाजन हो जैसे ही होगा तो हमारा परपस्सु कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन से दो कोशिका बनाता है। एक बाहर की तरफ प्राथमिक भीति कोशिका और एक अंदर की तरफ जो हमारा कोशिका बनाती है वो होता है गुरु बीजाणु जनन कोशिका। देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो हमारा ये परपस्सु कोशिका है, ये समसूत्री विभाजन करके दो कोशिका बनाता है। एक बाहर की तरफ यानी जो निभाग की तरफ होता है, निभाग की तरफ जो कोशिका होती है, निभाग की तरफ, उन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक भीति कोशिका। क्या बोलते हैं? प्राथमिक भीति कोशिका। कौन सी कोशिका? प्राथमिक भीति कोशिका, ठीक है, प्राथमिक भीति कोशिका, ठीक है। अब इन प्राथमिक भीति कोशिका एक और कोशिका बनती है, दो कोशिका बनती है। एक पहला कोशिका प्राथमिक भीति कोशिका और दूसरा कोशिका जो प्राथमिक भीति कोशिका के जो नीचे की तरफ होती है, इन कोशिका को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन कोशिका। क्या? गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। क्या? गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। ये हमारा होता है बीजांड द्वार। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, कहां पर? यहीं पे ध्यान देना है कि प्राथमिक भीति जो कोशिका है, यह समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बना लेता है। प्राथमिक भीति कोशिका समसूत्री विभाजन करके कोशिकाओं का समूह बना लेता है, और यह प्राथमिक भीति कोशिका कभी कभी बिना विभाजन किए जैसे है वैसे ही रह जाता है। यानी प्राथमिक भीति कोशिका बिना विभाजन किए ही उसी तरह रह जाता है कभी कभी। और जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, क्या? गुरु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। यह गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, यह गुरु बीजाणु जनन कोशिका, यह बिना विभाजन किए ही, यानी ना तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका में ना तो समसूत्री विभाजन होता है, ना ही अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी इसमें कोई विभाजन नहीं होता। किसमें? गुरु बीजाणु जनन कोशिका में। यह बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। कौन? गुरु बीजाणु जनन कोशिका। गुरु बीजाणु जनन कोशिका यह बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। देख लेते हैं कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही, क्या? बिना विभाजन किए ही, बिना विभाजन किए ही, बिना विभाजन किए ही
गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। कौन? गुरु बीजाणु मातृ, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। कौन? गुरु बीजाणु जनन कोशिका, कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, कार्य करने लगती है। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, अब देखें हमारा जो बीजांड है, ठीक है, ये जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका है, यह गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक भीति कोशिका, प्राथमिक भीति कोशिका, प्राथमिक भीति कोशिका। ये क्या है? गुरु बीजाणु जनन कोशिका, सॉरी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, ये हमारा था निभाग, ये था हमारा क्या था? ये हमारा था निभाग, ये हमारा बीजांड द्वार, ये क्या है? बीजांड द्वार। ठीक है, अब इन गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, अब देखिएगा यहीं से अब पूरा समझने की बात आती है। क्या? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये तो हमारा गुरु बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगी। लेकिन अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अब विभाजन शुरू होगा। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और प्राथमिक भीति कोशिका में कोई विभाजन नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला था यह कभी कभी बिना विभाजन किए ही रह सकता है, और इस समय यह प्राथमिक भीति कोशिका बिना विभाजन किए ही रह गया है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में हमारा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन किसमें? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। किसमें? गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में हमारा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही होगा तो हमारा जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो हमारा 4 अगुणित, हमने बताया था अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा तो हमारा एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, तो हमारा एक कोशिका से 4 कोशिका बना लेती है। ठीक है, 4 कोशिका, यानी 4 अगुणित, अगुणित गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, 4 अगुणित गुरु बीजाणु, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बना लेता है, जिसमें से क्या? जिसमें से एक कोशिका, 4 अगुणित गुरु बीजाणु जिसमें से एक कोशिका सक्रिय होता है और 3 कोशिका निष्क्रिय हो जाता है, यानी 3 कोशिका जो होता है वो अल्पविकसित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, जिसमें से हमारा 3 कोशिका जो होता है, 3 कोशिका यह क्या हो जाता है? यह हमारा निष्क्रिय हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, और एक कोशिका जो हमारा इसके तरफ होता है, निभाग की तरफ, जो निभाग की तरफ होते हैं, निभाग की तरफ वही क्या होते हैं? हमारे क्रियाशील होते हैं। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं। और क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु, बीजांड का प्रजनन और गुरु बीजाणु जो होता है, क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश में परिवर्तित होता है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज।
ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, अब इसके बाद आता है भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक है, भ्रूणकोश या क्या आता है, भ्रूणकोश या मादा युग्म कोद्भिद का विकास, कोद्भिद का विकास। ठीक है, ये भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास यानी ये क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु ही अब क्या हमारा बनाएगा, भ्रूणकोश बनाएगा और मादा युग्मक बनाएगा। और इनका युग्मक कैसे विकास करेगा, यानी जो भ्रूणकोश यानी गुरु बीजाणु जो बना है हमारा, ये गुरु बीजाणु जो बना है क्रियाशील है, जो निभाग की तरफ जो एक क्रियाशील है, उससे हमारा बनेगा भ्रूणकोश। और उन्हीं भ्रूणकोश से हमारा बनेगा युग्मक। कौन सा युग्मक, मादा युग्मक, लिखा है ना मादा युग्मक। और इनका विकास कैसे हो रहा है, एक परिपक्व भ्रूणकोश कैसे बन रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु है, ये जो क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु यह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। क्यों प्रथम कोशिका है, क्योंकि यही क्रियाशील है और बाकी तो नष्ट हो गए हैं, इसलिए बोले हैं कि ये प्रथम कोशिका है। और जो क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु यह बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। देख लेते हैं, यह हमारा क्या कर रहा है, बीजांड का अधिकांश भाग घेर रहा है। कौन, ये हमारा गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। ठीक है, अधिकांश भाग घेर रहा है। अब इन गुरु बीजाणु में हमारा क्या होगा, समसूत्री विभाजन। क्या होगा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, जिससे एक जो केंद्रक है, गुरु बीजाणु का जो केंद्रक है, ठीक है, क्रियाशील अगुणित गुरु बीजाणु जो केंद्रक है, वह एक केंद्रक से समसूत्री विभाजन होगा तो दो केंद्रक बना लेगा। ठीक है, दो केंद्रक बना लेगा हमारा। जब दो केंद्रक जैसे ही बनेगा, तो हमारा दो केंद्रक विपरीत ध्रुवों पे चले जाएंगे। एक निभाग की तरफ जाएगा और एक बीजांड द्वार की तरफ जाएगा। क्या, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, एक निभाग की तरफ, एक बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, ये भी हमारा निभाग था। यानी जो हमारा एक केंद्रक है जो अधिकांश भाग घेर रहा है बीजांड का, उन बीजांड में हमारा उन गुरु बीजाणु में हमारा समसूत्री विभाजन हो रहा है। गुरु बीजाणु का जो केंद्रक उनमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब यह समसूत्री विभाजन हो रहा है तो दो केंद्रक बन जा रहे हैं और यह दोनों केंद्रक हमारा दो विपरीत ध्रुवों पे चले जा रहे हैं, एक जो निभाग की तरफ है और दूसरा जो बीजांड द्वार की तरफ है। अब इनमें हमारा भी होता है समसूत्री विभाजन, यानी इन केंद्रक में भी होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, जिससे एक केंद्रक है ये दो दो केंद्रक बन जाएगा, यानी निभाग की तरफ भी दो केंद्रक और बीजांड द्वार की तरफ भी दो केंद्रक। देख लेते हैं किस तरह बन रहे हैं दो केंद्रक। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज बना रहे हैं और दो केंद्रक बन जा रहा है। इधर केंद्रक, दो केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ, ये निभाग की तरफ हमारा दो केंद्रक निभाग की तरफ और दो केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ। बीजांड द्वार की तरफ। ठीक है, ये दो केंद्रक से चार केंद्रक बन गए। अब इन चार केंद्रक में समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसमें भी होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन। अब 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनेंगे। अब 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक से 4 केंद्रक, 4 केंद्रक ये बन गए ना 4 केंद्रक। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां से समझने वाली बात आती है। जो आप इसे समझ गए तो समझ लीजिए आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए ये समझना। ठीक है, यानी निभाग की तरफ 4 केंद्रक बन गए और बीजांड द्वार की तरफ 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, अब निभाग की तरफ से 4 केंद्रक है, इनमें से एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और बीजांड द्वार की तरफ जो 4 केंद्रक बने हैं इनमें से भी एक केंद्रक मध्य में आ जाता है। देख लेते हैं, एक केंद्रक मध्य में आता है, इसका भी एक केंद्रक मध्य में आ जाता है, देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी हमारा एक केंद्रक मध्य में आ जाता है, दूसरा केंद्रक भी मध्य में आ जाता है। अब बचते हैं कितने, 3 केंद्रक। ये हमारा बीजांड द्वार है, ये हमारा क्या है, जो निभाग की तरफ से जो एक केंद्रक आए हैं ध्रुव की तरफ से, और बीजांड द्वार की तरफ से जो एक केंद्रक मध्य में आया वो भी ध्रुव की तरफ से हैं, दो विपरीत ध्रुव से आए हैं मध्य में केंद्रक, इसे बोलेंगे ध्रुवी केंद्रक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ध्रुव की तरफ से आए हैं। क्या बोलेंगे, ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक, ध्रुवी केंद्रक। अब ये आगे ये जो निभाग की तरफ जो केंद्रक है 3 और बीजांड द्वार की तरफ जो केंद्रक है 3, इन 3 केंद्रक में निभाग की तरफ जो केंद्रक है इन हमारे 3 केंद्रक में क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन होगा। हमने पढ़ा है कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है उसका केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसका कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, तब एक कोशिका बनता है। ठीक है, तो केंद्रक का विभाजन हो गया, अब होगा इसका कोशिका विभाजन का। जैसे ही कोशिका विभाजन होगा तो ये बना लेगा हमारा 3 कोशिका। देख लेते हैं, ये हमारा जो 3 कोशिका बनाती है ऐसे, ये हमारा 3 कोशिका बना ली। 3 कोशिका जो निभाग की तरफ बनाती है, इन तीनों कोशिका को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक प्रतिमुख कोशिका। क्या, प्रतिमुख कोशिका, प्रतिमुख प्रतिमुख कोशिका। और जो ये जो बीजांड द्वार की तरफ जो 3 केंद्रक है, इन 3 केंद्रक में भी हमारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे बनता है 3 केंद्रक से 3 कोशिका, 3 केंद्रक से 3 कोशिका। और जो बीच का केंद्रक है, यानी जो बीच का कोशिका है जो केंद्रक से कोशिका बना है, उसे बोलते हैं अंड कोशिका, अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका बोलेंगे, या मादा युग्मक, या मादा युग्मक, या मादा युग्मक। और जो इसके अगल बगल की कोशिका होती है, यानी अगल बगल की कोशिका, ये जो हम छोड़ देते हैं, ये अंड कोशिका के अलावा जो शेष बचती है अगल बगल की कोशिका, इसे हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, सहायक सहायक कोशिका। और जो ये ध्रुवी केंद्रक है, यानी जो 2 केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, द्वितीय केंद्रक। ये जो ध्रुवी केंद्रक है आपस में संयुक्त हो जाते हैं इस तरह से, अब बनाते हैं हमारा द्वितीय केंद्रक, द्वितीय केंद्रक। या
ध्रुवी केंद्रक भी बोलते हैं। ध्रुवी केंद्र, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का परिपक्व भ्रूणकोश हुआ। क्या हुआ? परिपक्व भ्रूणकोश। परिपक्व भ्रूणकोश, ठीक है। अब एक परिपक्व भ्रूणकोश में कितने केंद्रक पाए जा रहे हैं और कितने कोशिका पाए जा रहे हैं, अब देखेंगे। इसमें भी हमारा 3 कोशिका है, 1 2 3, एक कोशिका 4 5 6 7, यानी परिपक्व भ्रूणकोश में हमारा कितने 7 कोशिका, 7 सेल। और केंद्रक कितने पाए जा रहे हैं? 3 केंद्रक इसमें प्रथम कोशिका में, और 2 केंद्रक द्वितीयक केंद्रक में, 2 केंद्रक 5 केंद्रक हो गए, और सहायक कोशिका में 3 केंद्रक, यानी 5 3 8, 8 केंद्रक पाए जा रहे हैं। 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस, यानी एक परिपक्व भ्रूणकोश में, यानी मेच्योर एम्ब्रियो सेक्स एंड 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस क्या हो रहा है? इसमें पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ठीक है। और ये हमारा जब हम चैप्टर ये शुरू किए थे, कौन सा? पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, तो हमने बताया था कि जिसमें भी लैंगिक जनन होता है तो उसमें निषेचन होगा ही होगा, यानी निषेचन होगा तभी तो अपना समान नए संतान उत्पन्न करेगा। और निषेचन हमारा जो होता है 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, यानी लैंगिक जनन 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। पहला निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले क्या हुआ, और निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद क्या हुआ। निषेचन पूर्व घटना में ये सब हम पढ़ रहे थे कि युग्मक जनन, यानी युग्मक का बनाना। युग्मक कैसे बन रहे हैं कि पुष्प का नर भाग में, यानी पुष्प का नर भाग अंडाशय बीजांड में कैसे बन रहा है, और पुष्प का मादा भाग यानी परागकोश में हमारा कैसे बन रहा है। किसमें? परागकोश में बन रहा था, लघु बीजाणु धानी में। और हमारा इसमें क्या मादा युग्मक किसमें बन रहा था? हमारा बीजांड के किसमें? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में, यानी गुरु बीजाणु धानी में बन रहा था। अब हम पढ़ेंगे कि युग्मक जनन तो हो गया, अब पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। निषेचन पूर्व घटना में युग्मक जनन तो हो गया, अब पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का मतलब कि पुष्प का नर युग्मक नर भाग से नर युग्मक मादा भाग तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं परागण, ठीक है। ये निषेचन नहीं है, निषेचन नहीं, निषेचन नहीं है, ये परागण है। निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, इसे बोलते हैं निषेचन। इसके बारे में इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा परागण। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।